नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने ओप्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जहाँ पर एनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा हेडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मैसेज पासिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, इन सारे कंसेप्ट को हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा एजेंडा होगा वो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद हम सी और सी प्लस प्लस में कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। या हमारा सी प्लस प्लस पढ़ने का स्टाइल कुछ ऐसा रहेगा कि जो चीजें हमने सी में कवर कर रखी है हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, और जो सी प्लस प्लस के जो नए कंसेप्ट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सी प्लस प्लस के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सी प्लस प्लस किस टाइप का लैंग्वेज है, तो हम कहेंगे कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया? तो सी प्लस प्लस का जो क्रिएटर है उनका नाम है बियर्न स्टोस्ट्रॉप्स। सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाय बियर्न in 1979 at AT&T बेल लैब, यूएसए। ठीक है, कैसे पढ़ोगे इसको? इसको आप कुछ इस तरीके से पढ़ लेना। बियर्न ने स्टोस्ट्रॉप्स बियर्न ने स्टोस्ट्रॉप्स। बाकी स्पेलिंग का ध्यान रखना, आपकी जो मर्जी है, आप जानने पढ़िए, बजाड़ने पढ़िए, ठीक है, किस भी तरीके से आप पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे इसको बियर्न ने स्टोस्ट्रॉप्स हम बोलते हैं। तो सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया था? बियर्न ने स्टोस्ट्रॉप्स ने। कब की बात है ये? 1979 की बात है। कहाँ पर डेवलप किया था? जहां पर सी को डेवलप किया था, एटीएनटी बेल लेबोरेटरी में। और एटीएनटी का जो फुल फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। हमें ये भी पता है कि जो सी लैंग्वेज है उसको भी यहीं पर डेवलप किया गया था। और सी को किसने डेवलप किया था? तो आप कहोगे डेनिस एंड रिची ने। ठीक है, और यहाँ एम का फुल फॉर्म होता है मैकअलिस्टर। मैकअलिस्टर, कुछ ऐसा आप इसको पढ़ लीजिए, मैकअलिस्टर। अब हमें यह भी पता है कि जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के जो बहुत सारे कंसेप्ट थे वो कहां से उठाए गए थे? बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज से उठाए गए थे। और बीसीपीएल को किसने डेवलप किया था? तो आप कहोगे मार्टिन रिचर्ड ने। और बी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? तो केन थॉमसन ने। ठीक है, ये कब की बात है? ये 1967 की बात है और ये 1969 की बात है। तो ये छोटा सा सी का इंट्रोडक्शन था, जहां पर सी को आपने डेनिस एम रिची ने डेवलप किया था। कब की बात है ये? तो आप कहोगे 1972 में इसको डेवलप किया गया था। सी लैंग्वेज के बहुत सारे कंसेप्ट कहां से लिए गए थे? बीसीपीएल और बी लैंग्वेज से। बीसीपीएल को किसने डेवलप किया था? मार्टिन रिचर्ड ने। और बी लैंग्वेज को केन थॉमसन ने डेवलप किया था 1969 में, और बीसीपीएल को 1967 में। सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया? तो आप कहोगे बियर्न स्टोस्ट्रॉप्स ने। कब? 1979 में। कहां पर? जहां पर सी को डेवलप किया गया था आपके एटीएनटी बेल लेबोरेटरी में। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो आपका सी प्लस प्लस है, इस सी प्लस प्लस का स्टार्टिंग में जो नेम था वो था आपका सी विद क्लासेस। स्टार्टिंग नेम ऑफ सी प्लस प्लस वॉज सी विद क्लासेस। शुरुआत में इसका नाम क्या था? सी विद क्लासेस। एंड इन 1983 नेम चेंज टू सी प्लस प्लस।
कहाँ से आया ये आइडिया? क्योंकि जो आपका सी प्लस प्लस था वो सी से एक कदम आगे था, और एक कदम आगे का मतलब है कि सी में एक ऑपरेटर होता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको आप प्लस प्लस से क्या करते हो, डिनोट करते हो। तो इसी वजह से फिर इसका नाम क्या रख दिया आपने, सी प्लस प्लस रख दिया। जिस तरीके से आपका सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, सी प्लस प्लस भी आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज ही होता है। तो आप लिख सकते हो कि लाइक सी प्लस प्लस इज ऑल्सो मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्या मतलब होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज का? तो इसका सिंपल सा मतलब आप यूं समझ लीजिए कि आप काम तो कौन सा वाला कर रहे हो, लो लेवल लैंग्वेज वाला, लेकिन किसके फीचर्स के साथ में, हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स के साथ में। या मैं यूं कहूं कि आप हार्डवेयर के साथ काम करने में कंफर्टेबल है, आप लो लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको 0 1 में कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप कोड किस में लिखोगे, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखोगे। इसीलिए सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, यहाँ पर मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। और एक और बात आप ध्यान रखना, जो आपका सी प्लस प्लस होता है वो केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। सी प्लस प्लस आपका मल्टी पैराडाइम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो सी प्लस प्लस सपोर्ट मल्टी पैराडाइम, और मल्टी पैराडाइम में ये किस किस को सपोर्ट करता है, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। मतलब आप सी प्लस प्लस में बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के भी आप क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। यहां पर ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करेगा। आप इसके थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और आप सी प्लस प्लस के थ्रू जेनरिक प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के थ्रू आप जेनरिक प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और सी प्लस प्लस के थ्रू जब आप जेनरिक प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जेनरिक प्रोग्रामिंग करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, टेम्पलेट प्रोग्रामिंग का। किसका यूज करते हैं, टेम्पलेट प्रोग्रामिंग का। तो आप लिख सकते हो यूजिंग टेम्पलेट प्रोग्रामिंग। जेनरिक प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके जो डेटा टाइप की बाउंडेशन है, वो डेटा टाइप की बाउंडेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपका जो कोड होता है वो जर्नलाइज हो जाता है। डेटा टाइप आपका रन टाइम पे क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। तो ये छोटा सा आपका सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन था। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां पर हम देखने वाले हैं सी और सी प्लस प्लस को लेके डिफरेंसेस, कि सी और सी प्लस प्लस में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। पहला जो डिफरेंस आपको गिवन है वो किसके कंटेक्स्ट में गिवन है, वेरिएबल के कंटेक्स्ट में गिवन है। हमें पता है कि सी जैसी लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो सी में आप दो ही तरह के वेरिएबल बना सकते हो, या तो आप ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाओगे या फिर आप पॉइंटर वेरिएबल बनाओगे। देखो, वेरिएबल का जो कैटेगराइज हमने किया वो नेचर के अकॉर्डिंग किया है, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग नहीं किया है। डेटा टाइप के अकॉर्डिंग तो आपका कैरेट टाइप का हो सकता है, इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, और इवन वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का भी हो सकता है। लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग आपके वेरिएबल दो तरह के होते हैं सी के अंदर। पहले आपके ऑर्डिनरी वेरिएबल जो वैल्यू को स्टोर करते हैं, और दूसरे आपके पॉइंटर वेरिएबल जो एड्रेस को स्टोर करते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में एक तीसरा तरह का वेरिएबल और इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो सी में आपके दो तरह के वेरिएबल होंगे और सी प्लस प्लस में आपके तीन तरह के वेरिएबल होंगे। और हमें यह भी पता है कि वेरिएबल का सिंपल सा काम क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करके रखना या होल्ड करके रखना। तो वेरिएबल जो होता है कि द वेरिएबल इज नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी that is used for स्टोर और होल्ड वैल्यू, जिसका काम क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करके रखना या फिर होल्ड करके रखना। हमें यह भी पता है कि वेरिएबल की वैल्यू को हम कई बार चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो चेंजेबल नेचर होता है। अब सी के अंदर आपके दो तरह के वेरिएबल होते हैं। इन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। और वो दो तरह के वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, पहले होते हैं आपके ऑर्डिनरी वेरिएबल, और दूसरे होते हैं आपके पॉइंटर वेरिएबल। दूसरे होंगे आपके पॉइंटर वेरिएबल। लेकिन अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस में आपके तीन तरह के वेरिएबल होते हैं। इन सी प्लस प्लस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल। और वो तीन तरह के वेरिएबल कौन कौन से होते हैं,
तो आप कहोगे कि दो तो सेम ही है जो आपके सी में थे, पहले आपके ऑर्डिनरी वेरिएबल, दूसरे आपके पॉइंटर वेरिएबल, और तीसरे टाइप का वेरिएबल यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। अभी डिस्कस करेंगे इस रेफरेंस वेरिएबल को, इसका क्या मतलब होता है। तो जब भी हम किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी वेरिएबल का सिंपल सा मतलब होता है कि ये किसके लिए काम में लिए जाते हैं, तो यूज फॉर स्टोर वैल्यू। किसके लिए काम में लिए जाएंगे, ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल की बात करेंगे तो पॉइंटर वेरिएबल का काम होता है यूज फॉर स्टोर एड्रेस। एड्रेस बोल दीजिए या फिर आप मेमोरी लोकेशन बोल दीजिए कि एड्रेस या मेमोरी लोकेशन को अगर हमें स्टोर करवाना तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं। जब भी हम ऑर्डिनरी वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो डिक्लेरेशन के टाइम पे उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम कुछ सिंबल का यूज करते हैं। जैसे मान के चलो हमने इस तरीके से कोई वेरिएबल बनाया, लेट्स से इंट एंड ए, और एक और वेरिएबल हम बनाते हैं इंट बी। तो यहां पर ए और बी दोनों किस टाइप के वेरिएबल है, तो आप कहोगे कि दोनों ऑर्डिनरी वेरिएबल है। अब मुझे बी को पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। अब बी को पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे किसी न किसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यस। और हम जब भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम पे उसके नाम से पहले अगर एस्ट्रिक वाला सिंबल लगा देते हैं तो फिर वो वेरिएबल एक ऑर्डिनरी वेरिएबल ना होकर क्या बन जाता है, आपका पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। तो अब भी यहाँ वैल्यू को स्टोर ना करके किसको स्टोर करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा। जबकि ये जो वेरिएबल आया है वो बिना ताम झाम के आया है, तो ये कैसा वेरिएबल, आपका ऑर्डिनरी वेरिएबल, और इसका काम क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करना। तो यहाँ पर ए कैसा है आपका, तो आप कहोगे कि ए यहाँ पर एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है। ए कैसा है यहाँ पर एक ऑर्डिनरी वेरिएबल, जबकि जो आपका बी है वो बी कैसा है यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर डिक्लेरेशन के टाइम पे नाम से पहले क्या लगा दिया हमने, एस्ट्रिक वाला सिंबल लगा दिया। और किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले अगर हम एस्ट्रिक वाला सिंबल लगा देते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे तब वो पॉइंटर वेरिएबल होता है। हालांकि डिक्लेरेशन के बाद में कहीं पर एस्ट्रिक वाला सिंबल आता है तो उस केस में अगर वो दो ऑपरेंड के बीच में आ रहा है तब तो वो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर बन जाएगा, और अगर एक ऑपरेंड से पहले आ रहा है तो उस केस में वो डी रेफरेंस ऑपरेटर बन जाता है। अब अगर आपको रेफरेंस वेरिएबल बनाना है तो रेफरेंस वेरिएबल भी ऑब्वियसली आप ऐसे ही कुछ क्रिएट करोगे, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट उसके साथ करना पड़ेगा। तो जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल बनाते हो तो वहां पर वेरिएबल के नाम से पहले आप एम्परसेंड वाला सिंबल लगाते हो। बिना किसी सिंबल के आया ऑर्डिनरी वेरिएबल, एस्ट्रिक सिंबल के साथ में आया पॉइंटर वेरिएबल, और अगर एम्परसेंड वाले सिंबल के साथ में आया जिसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, तब वो आपका वेरिएबल कैसा बन जाता है, यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है। तो सी में दो तरह के वेरिएबल और सी प्लस प्लस में आपके तीन तरह के वेरिएबल होते हैं। अब एक बार हम इस रेफरेंस वेरिएबल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब हम फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन के टाइम पे जब हम कॉल बाई रेफरेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे उस केस में हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, किस तरीके से बनता है, और क्या क्या इसकी खास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो हम बात करेंगे रेफरेंस वेरिएबल की। रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल का काम क्या होगा, पहले से बने हुए वेरिएबल का नया नाम तैयार करना। इन सी प्लस प्लस रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल इज यूज फॉर क्रिएटिंग एलियाज, एलियाज का मतलब अदर नेम, एलियाज फॉर प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल आपने पहले ही बना दिया है, अगर उस वेरिएबल के लिए आप नया नाम तैयार करना चाहते हो तब आप किसका यूज करोगे, यहां पर रेफरेंस वेरिएबल का यूज करोगे। ध्यान रखना, जब एक बार आपने अगर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो उस केस में आपका रेफरेंस वेरिएबल और आपका ओरिजिनल वेरिएबल दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। वंस रेफरेंस इज क्रिएटेड, reference is created, the reference variable, the reference variable and original variable
ओरिजिनल वेरिएबल पॉइंट टू कर दीजिए या रेफर टू, ठीक है, जिसे समझने में आसानी हो, पॉइंट टू या रेफर टू सेम मेमोरी लोकेशन। एक बार आपने रेफरेंस क्रिएट कर दिया तो उसके बाद में दोनों जो वेरिएबल बनेंगे, एक तो ओरिजिनल उसका नाम, ठीक है, और दूसरा जिसके लिए आपने एलियास क्रिएट किया मतलब रेफरेंस क्रिएट किया है, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। कैसे बनाओगे आप रेफरेंस वेरिएबल? तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने का सिंपल सा सिंटैक्स होता है हमारे पास। सबसे पहले हमने लिखना होता है डेटा टाइप। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद हमें लगाना होता है एम्परसेंड वाला सिंबल। उसके बाद हमें लिखना होता है रेफरेंस का नेम। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? रेफरेंस का नेम। उसके बाद हम लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में हम लिखते हैं रेफरेंट। क्या लिखेंगे? रेफरेंट। अब यहाँ पर जो रेफरेंस नेम है, इस रेफरेंस नेम का मतलब होता है न्यू नेम। यहाँ पर जो भी नाम दोगे वो क्या बन जाएगा? आपका नया नाम बन जाएगा, मतलब उसके लिए एलियास क्रिएट हो जाएगा। और रेफरेंट यहाँ पर होता है ओल्ड नेम या जो प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल है, जो आपका पहले से डिफाइंड वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। जैसे मान के चलो आपके पास एक वेरिएबल है, आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स से इंट नम, और उसमें आपने वैल्यू असाइन करवा रखी है 23। तो मैं 16 बिट आर्किटेक्चर की अगर बात करूं तो 16 बिट आर्किटेक्चर में एक 2 बाइट का ब्लॉक बनेगा। ये आपका 2 बाइट का ब्लॉक बना, और इस 2 बाइट के ब्लॉक का नाम क्या होगा? नम। और जहां पर भी ये बनेगा उसकी कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन होगी। मान के चलो इसकी मेमोरी लोकेशन है 1020, और डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने वैल्यू क्या प्रोवाइड करवाई इसमें? 23। तो यहाँ पर वैल्यू क्या चली जाएगी? 23 चली जाएगी। अब आप ये वाली जो मेमोरी लोकेशन है 1020, या वो वाली मेमोरी लोकेशन जिसका नाम क्या है? नम, उसके लिए आप एक और नाम क्या करना चाहते हो? तैयार करना चाहते हो। जैसे आप नम के अलावा इसको पी नाम से भी क्या करना चाहते हो? रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो। तो फिर उसके लिए आपको नम के लिए क्या करना पड़ेगा? एलियास क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे एलियास क्रिएट करोगे? सबसे पहले डेटा टाइप। किसका डेटा टाइप? जिसके लिए आप एलियास क्रिएट करना चाहते हो। किसके लिए चाहते हो? नम के लिए। नम का डेटा टाइप क्या है? इंट। तो आपने लिखा डेटा टाइप इंट। उसके बाद आपको लगाना एम्परसेंड वाला सिंबल। उसके बाद नया नाम, लेट्स से आपने लिखा पी, और किसके लिए? नम के लिए। तो जैसे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा उसी टाइम पे नम वाली मेमोरी लोकेशन के लिए एक और नाम तैयार हो जाएगा, और वो नाम होगा आपका पी। क्या नाम हो जाएगा आपका? पी। मतलब इस सेम मेमोरी लोकेशन को अब आप 2 नाम से क्या करवा सकते हो? रिप्रेजेंट करवा सकते हो। अब आप नम लिखोगे तो भी बात क्या प्रिंट होगा? आपका 23 प्रिंट होगा, और अगर आप पी के थ्रू प्रिंट करवाओगे तो भी क्या प्रिंट होगा? आपका 23 प्रिंट होगा। जैसे मान के चलो आपने स्टेटमेंट लिखा पी असाइन नम प्लस 2, ऐसा कुछ आपने लिखा है। तो सबसे पहले नम की वैल्यू क्या है? 23। 23 प्लस 2 25। किसको दे दो? पी को। तो पी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहां से 25 हो जाएगी। अब आप नम को प्रिंट करवाओगे तो भी क्या प्रिंट होगा? 25, और पी को प्रिंट करवाओगे तो भी क्या होगा? 25। तो एक सेम मेमोरी लोकेशन के लिए आपने मल्टीपल नेम क्या कर दिए? यहाँ पर तैयार कर दी है। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एक बार जब रेफरेंस क्रिएट हो जाता है तो रेफरेंस क्रिएट होने के बाद में जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है और जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल मतलब पी, ओरिजिनल वेरिएबल मतलब नम, दोनों क्या करते हैं? सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। अगर आप नम की मेमोरी लोकेशन प्रिंट करवाओगे तो भी 1020 प्रिंट होगा, और पी की मेमोरी लोकेशन जब आप प्रिंट करवाओगे तब भी 1020 प्रिंट होगा। अब आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है रेफरेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग। नोट लगा के आप लिख लीजिए। द रेफरेंस वेरिएबल must be initialized at the time of डिक्लेरेशन। रेफरेंस वेरिएबल को आपको डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करवाना ही पड़ेगा। दैट मींस वी कैन नॉट सेपरेट डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। हम रेफरेंस वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। रेफरेंस वेरिएबल जिस टाइम पे आपका डिक्लेयर किया जाएगा उसी टाइम पे उसको क्या करवाया जाएगा? इनिशियलाइज करवाया जाएगा। जैसे मान के चलो आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसमें वैल्यू है 20, फिर आपने एक वेरिएबल बनाया
पी और फिर आप लिखना चाहते हो पी असाइन ए, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये क्या आपकी एरर है, आप ऐसा नहीं कर सकते। रेफरेंस वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ये दोनों पार्ट आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा इंट एम्परसेंड पी असाइन ए, और ए के लिए क्या कर देगा, ये यहां से नया नाम तैयार कर देगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। हालांकि जो आपके ऑर्डिनरी वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल होते हैं उनका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप सेपरेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान के चलो आपने एक ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाया क्यू नाम से, ये डिक्लेरेशन किया और उसके बाद यहां से आपने क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों सेपरेट हो गए, इज द वैलिड स्टेटमेंट। और अगर मान के चलो आपके पास में पॉइंटर वेरिएबल है, लेट्स से इंट नम असाइन 45 इंट एस्ट्रिक पीटीआर, तो आपने यहां से एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया और उसके बाद आपने लिखा पीटीआर असाइन एड्रेस ऑफ नम, पीटीआर असाइन एड्रेस ऑफ नम। तो ये इसका डिक्लेरेशन था, ये इसका इनिशियलाइजेशन था, दोनों को आपने क्या कर दिया सेपरेट। पॉइंटर वेरिएबल के केस में ये अलाउ है। ध्यान रखना ये एम्परसेंड वाला सिंबल अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में आता है तो आमतौर पर ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, जबकि अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है तब हम इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, सिंपल एम्परसेंड पढ़ते हैं, एड्रेस ऑफ इसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रेफरेंस वेरिएबल का आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन पार्ट आप सेपरेट नहीं कर सकते। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, और वो चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि रेफरेंस वेरिएबल को आप कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी अपडेटेड। आप रेफरेंस वेरिएबल को कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। क्या ऑर्डिनरी वेरिएबल को अपडेट किया जा सकता है, तो आप कहोगे यस बिल्कुल अपडेट किया जा सकता है। अभी क्यू में क्या है 30, आपने बोला क्यू असाइन 45, तो क्या आपने इसको अपडेट कर दिया, यस बिल्कुल। पहले क्यू में वैल्यू 30 रखी हुई थी, अब क्यू का कंटेंट बदल के क्या हो जाएगा 45। क्या पॉइंटर वेरिएबल को आप अपडेट कर सकते हो, तो जवाब होगा यस पॉइंटर वेरिएबल को भी अपडेट किया जा सकता है। जैसे मान के चलो आपके पास एक वेरिएबल है यहाँ से आर, और आर में वैल्यू आपने दे रखी है 30 एड, और फिर आप स्टेटमेंट लिखते हो पीटीआर असाइन एड्रेस ऑफ आर, इज द वैलिड और इनवैलिड, तो आप कहोगे यस इज द वैलिड स्टेटमेंट। पहले पीटीआर के पास किसका मेमोरी लोकेशन थी, नम की, अब पीटीआर के पास किसकी मेमोरी लोकेशन है, तो आप कहोगे कि अब पीटीआर के पास में आर की मेमोरी लोकेशन है। या इन दोनों तरीके से आप रेफरेंस वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। रेफरेंस वेरिएबल एक बार जिसके लिए एज ए रेफरेंस की तरह काम करने लग जाता है, एक बार जिस मेमोरी लोकेशन के लिए नया नाम तैयार हो जाता है थ्रू आउट द स्कोप, वो उसी के लिए रहेगा, आप उसको कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि एक वेरिएबल है पी जिसमें वैल्यू है 30, एक वेरिएबल है क्यू जिसमें वैल्यू है 50, फिर आपने स्टेटमेंट लिखा इंट एम्परसेंड आर एफ असाइन पी, तो यहां से हुआ क्या होगा, पहले एक वेरिएबल बना है यहाँ पर पी नाम से, ये पी नाम से वेरिएबल बना और इस पी वेरिएबल में वैल्यू चली गई है 30, मान के चलो इसकी मेमोरी लोकेशन है 1000। फिर एक और वेरिएबल बना आपका क्यू, और क्यू में आपने वैल्यू दी है 50, और मान के चलो इसकी मेमोरी लोकेशन है 2000। फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है कि एक नया नाम तैयार हो जाए, किस नाम से, आर एफ नाम से, किसके लिए, पी के लिए, तो इसके लिए एक नया नाम तैयार हो जाएगा किस नाम से, आर एफ। तो यहां से आर एफ जो है वो किसके लिए नया नाम तैयार हो गया, पी के लिए। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं लिखूं आर एफ असाइन क्यू, और ऐसा करते ही क्यू के लिए एक नया नाम तैयार हो जाए, ठीक है, आर एफ, तो ऐसा नहीं होगा। क्या इस स्टेटमेंट में एरर आएगी, आप कहोगे नहीं, बिल्कुल किसी भी तरह की इसमें एरर नहीं आएगी। बस इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि क्यू का जो कंटेंट है वो किसको दे दिया जाए, आर एफ को दे दिया जाए। क्यू का कंटेंट क्या है 50, तो इस आर एफ में क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। दैट मीन्स अब पी और क्यू दोनों में रखा हुआ कंटेंट कैसा है, सेम है। आपने ये स्टेटमेंट ये सोच के लिखा था कि पहले आपका आर एफ पी के लिए नया नाम तैयार कर दिया, अब जो आपका आर एफ है वो क्यू के लिए नया नाम बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस स्टेटमेंट के चलने से क्यू का कंटेंट किस में आ जाएगा, आपके आर एफ में आ जाएगा। तो आप कभी भी रेफरेंस वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। एक बार जैसा हो गया थ्रू आउट द स्कोप, जो आर एफ है, ठीक है, वो किसके लिए एलियाज की तरह काम करेगा, पी वाली मेमोरी लोकेशन के लिए एलियाज की तरह काम करेगा।
मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना कि आप रेफरेंस का भी रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपने कोई एक वेरिएबल था आपके पास, पहले आपने उसके लिए एलियास क्रिएट किया, अब आप एलियास के लिए भी क्या क्रिएट कर सकते हो, एलियास आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे? वी कैन क्रिएट रेफरेंस फॉर रेफरेंस। हम वापस से रेफरेंस के लिए भी क्या क्रिएट कर सकते हैं, रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, समझो बात को। सपोज करो आपके पास एक वेरिएबल है p, और इस p में आपने डेटा रखा हुआ लेट से 30। फिर आपने लिखा इंट एम्परसेंड क्यों असाइन p। तो ऐसा करने से क्या हुआ, एक p नाम का वेरिएबल बना है, और इस p नाम के वेरिएबल में कंटेंट है 30, मान के चलो इसका एड्रेस है 1080। उसके बाद p के लिए एक नया नाम तैयार हो गया, क्या, क्यों। तो यहां से एक नया नाम तैयार हो गया, क्यों। अब आप ये चाहते हो कि नहीं मैं क्यों के लिए भी क्या करूं, एलियास क्रिएट करूं, तो यस इट्स पॉसिबल। कैसे लिखोगे, सबसे पहले वही आपका डेटा टाइप, लेट से एम्परसेंड का सिंबल आर साइन क्यों। तो अब क्या होगा, क्यों के लिए एक नया नाम तैयार हो जाएगा, क्या, आर। तो क्यों के लिए एक नया नाम तैयार हो गया, आर, मतलब पी क्यू आर तीनों क्या कर रहे हैं, आप सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप तीनों की मेमोरी लोकेशन प्रिंट करवाओगे तो तीनों की मेमोरी लोकेशन क्या प्रिंट होने वाली है, 1080। हालांकि आप अपने सिस्टम पे जब प्रिंट करवाओगे तो वहां पर कुछ और मेमोरी लोकेशन प्रिंट होगी, लेकिन वो तीनों की जो मेमोरी लोकेशन होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, और तीनों का जो कंटेंट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। दैट मीन्स हम रेफरेंस के लिए भी क्या कर सकते हैं, यहां से रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि जब अपन पॉइंटर के लिए पॉइंटर बनाते हैं तो वहां पर हम डबल पॉइंटर बनाते हैं, फिर डबल पॉइंटर के लिए पॉइंटर बनाते हैं तो हम ट्रिपल पॉइंटर बनाते हैं। यहां पर ऐसा सीन नहीं होता है। एम्परसेंड का सिंबल आपको केवल एक ही बार लगाना है, ठीक है, और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे जितना अब तक पढ़ा है वो सारी की सारी क्लैरिटी अपने को मिल जाए। C++ में कोड लिखेंगे, तो C++ पर जब कोड लिखेंगे तो हमें पता है कि C++ में इनपुट आउटपुट के लिए हम सी आउट और सी इन जैसे पहले से बने हुए किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। हालांकि अगली क्लास में हम C++ में इनपुट आउटपुट वाले मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लेना कि हाँ, सी आउट एक पहले से बना हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट है। हालांकि हमने पिछली क्लास में एक एमसीक्यूज हमारे पास आ गया था, ठीक है, पीवाईक्यूज, जो पहले से सवाल पूछा गया था किसी एग्जाम में, वहां पर हमने इस बात को डिस्कस कर भी लिया था कि जो सी आउट होता है, ठीक है, वो आपका ओ स्ट्रीम नाम की क्लास का पहले से बना हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट है। बहरहाल अब जो आपका ये सी आउट और सीन होते हैं वो आई स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल में रहते हैं। तो आपको लिखना होगा एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल। अब ध्यान रखना, अगर आप इसको 16 बिट कंपाइलर पे चला रहे हो, अगर 16 बिट कंपाइलर पे चला रहे हो तो उस केस में आपको लिखना होगा आईओ स्ट्रीम डॉट एच, और अगर आप 32 बिट कंपाइलर पे चला रहे हो तो उस केस में आपको लिखना होगा आईओ स्ट्रीम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नए स्टैंडर्ड है, ठीक है, नए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वहां पर नेम स्पेसिस के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और नेम स्पेसिस के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस जब किया है, ठीक है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पर कहीं पर भी डॉट एच एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं लिखते हैं। तो जो C++ की जितनी भी नई हेडर फाइल है, ठीक है, वो 32 बिट आर्किटेक्चर में हमेशा बिना डॉट एच एक्सटेंशन के लिखी जाती है। क्या वो डॉट एच एक्सटेंशन के साथ में होती नहीं है, यस होती है, बस प्रोग्रामर के लिए डॉट एच एक्सटेंशन नहीं होता है। बाकी अभी भी वो हेडर फाइल है, अभी भी वो डॉट एच एक्सटेंशन के साथ में ही है। बस ध्यान ये रखना कि अगर 32 बिट कंपाइलर पे आप चला रहे हो तो उस केस में आप डॉट एच मत लगाना। बाकी अगर आप 16 बिट पे चला रहे हो, टर्बो बोल्डलैंड जैसे कंपाइलर पे चला रहे हो, तो आप उस केस में iostream.h आप लिख दीजिएगा। और दूसरी चीज कि जब आप 32 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर पे चलाते हो तो उस केस में आपका जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप आपका इंट होना चाहिए। तो रिटर्न टाइप हमने लिखा इंट, ये आपका मेन फंक्शन। उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट से p assign 38, नाउ इंट क्यों assign r इंट सॉरी p एंड r assign। तो ऐसा होने से क्या हुआ होगा, ये आपका p वेरिएबल बना है, मान के चलो एड्रेस है इसका 10
30। डेटा क्या है इसमें 38। उसके बाद पी के लिए आपने नया नाम दिया क्या क्यों, तो इसी के लिए एक और नाम तैयार हो गया क्यों, और उसके बाद क्यों के लिए आपने एक और नया नाम तैयार किया आर, मतलब 1080 वाली मेमोरी लोकेशन के लिए आपके पास 3 नाम है पी क्यू और आर। आप चाहो तो प्रिंट करवा लीजिए, जैसे आपने लिखा सी आउट। सी आउट के बाद में आपको ये लेफ्ट शिफ्ट वाला ऑपरेटर यूज करना होता है, जिसको यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ना बोल के क्या बोलते हैं हम, इंसर्शन या पुट टू ऑपरेटर बोलते हैं। अगले क्लास में इसको और हम डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है। आपने लिखा वैल्यू, एंड वैल्यू के बाद में आपने यहाँ पर लिखा है लेट्स से पी, और फिर नई लाइन पे जाने के लिए आपने यहाँ पर एंडल का यूज किया। एंडल का मतलब होता है यहाँ पर एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कोई बात नहीं, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट की जगह आप ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, printf वैल्यू %d \n एंड p। क्या सी प्लस प्लस में ऐसा लिखा जा सकता है? यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो आपका सी का क्या है, सुपरसेट है। तो सी की जो भी फंक्शनलिटी है वो सारी की सारी आपको सी प्लस प्लस में मिलेगी, बशर्ते प्रिंटफ कौन सी हेडर फाइल में बैठा है, stdio.h नाम की हेडर फाइल में बैठा है, तो वो हेडर फाइल आप लगा लेना, उसके बाद एक कोड आपका धूमधाम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सी की जितनी भी हेडर फाइल आप यूज करोगे, चाहे आप 16 बिट में यूज करो, चाहे आप 32 बिट में यूज करो, वहां पर आपको .h एक्सटेंशन लगाना है। सिर्फ सी प्लस प्लस की जो नई हेडर फाइल है उनके साथ आपको .h एक्सटेंशन नहीं लगाना होता 32 बिट कंपाइलर में। तो आप ऐसा लिखिए, आप ऐसा लिखिए। आप चाहो तो इसकी जगह इसके बाद में भी आप \n इस तरीके से आप लिख सकते हो। दोनों फंक्शनलिटी आपको मिलती है कि आप एंड ऑफलाइन मैनिपुलेटर का यूज करो या फिर आप \n \constant का आप यूज करो। उसके बाद पी की वैल्यू प्रिंट करवाई। पी की वैल्यू के बाद हम क्यू की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, तो वैल्यू कॉलन क्यू एंड एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर, देन सी आउट वैल्यू आर एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर। एक बार हम मेमोरी लोकेशन को भी प्रिंट करवा लेते हैं, तो सी आउट एड्रेस ऑफ पी एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर, सी आउट एड्रेस, आप प्रॉपर मैसेज ऐसे देना चाहो एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ क्यू, एड्रेस ऑफ आर, तो भी आप ऐसा लिख सकते हो, एड्रेस ऑफ क्यू एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर एंड सी आउट एड्रेस ऑफ आर एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर। फिर आपने लिखा है आर असाइन पी प्लस क्यू प्लस 2। पी प्लस क्यू प्लस 2, और फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है सी आउट वैल्यू पी सी आउट वैल्यू आर एंड फिर आपने लिखा क्यू प्लस प्लस, और फिर आपने एक और स्टेटमेंट लिखा है सी आउट वैल्यू एंड क्यू एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर। एक स्टेटमेंट आप और लिख दीजिए टेस्ट के लिए, वैल्यू एंड लेट्स से आई एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर, और ये मेन फंक्शन का एंड। यहां पर मैं कंसोल बना देता हूं, ठीक है, जहां से आपको आउटपुट नजर आएगा। यस, यहां तक का जो काम होना था वो हमने यहां पर देख लिया था। उसके बाद मैसेज लिखा है वैल्यू कॉलन, तो यहां से प्रिंट होगा वैल्यू कॉलन, और उसके बाद पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है 38, तो क्या प्रिंट हुआ 38, यहां से प्रिंट हुआ। एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर अगली लाइन के बिगनिंग में भेज देगा। उसके बाद वैल्यू कॉलन क्यू की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो 38, देन वैल्यू कॉलन आर की वैल्यू दैट ऑल्सो 38। मतलब ये जो तीन स्टेटमेंट है इनका काम हुआ। फिर 3 बार आपने एड्रेस प्रिंट करवाया, पहले पी का एड्रेस, फिर क्यू का एड्रेस, और उसके बाद आर का एड्रेस।
तो P का एड्रेस 1080, Q का एड्रेस 1080, R का एड्रेस 1080। तो एड्रेस 1080, एड्रेस 1080, एड्रेस 1080। उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखा आर असाइन P प्लस Q प्लस 2। तो P प्लस Q, P में क्या है 38, Q में क्या है 38 प्लस 2, तीनों की वैल्यू को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो कितना हुआ 78, और ये 78 किस में चला जाएगा, R में। मतलब R की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 78, R की थोड़ी नई वैल्यू हुई है, P Q और R तीनों की जो नई वैल्यू है वो क्या हो गई आपकी 78 हो गई। उसके बाद आपने प्रिंट करवाया वैल्यू कॉलन, और वैल्यू में P की वैल्यू 78। फिर आपने लिखा वैल्यू कॉलन R की प्रिंट करवाइए, और R में क्या रखा हुआ है 78। फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है Q प्लस प्लस, और Q प्लस प्लस मतलब आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, Q की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। अभी Q की वैल्यू क्या है 78, 1 से बढ़ के क्या हो जाएगी 79। और उसके बाद आपने Q और R की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, तो वैल्यू कॉलन Q की वैल्यू क्या है 79, एंड वैल्यू कॉलन R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 79। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका जो प्रैक्टिकल यूज होगा, प्रैक्टिकल यूज हमें फंक्शन के केस में बहुत अच्छे से इसका देखने को मिलेगा, और वहां पर आप भी बोलोगे कि क्या वाकई में रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट है, ठीक है, जहां पर बहुत सारा जो काम होता है, ठीक है, पॉइंटर वाला, वो इस काम को ये क्या कर देता है, बहुत आसान तरीके से कर देता है। हालांकि मानने वाले लोग तो ये भी मानते हैं कि जो आपका रेफरेंस वेरिएबल होता है वो आपका इंटरनल पॉइंटर होता है। रेफरेंस वेरिएबल इज इंटरनल पॉइंटर है, ठीक है। और बात ये सही भी है, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरनली इसको पॉइंटर की तरह एड्रेस मैनिपुलेशन करके किसी न किसी तरीके से क्या किया जाता होगा, मैनेज किया जाता होगा। तो जो पहला डिफरेंस था आपका सी और सी प्लस प्लस में, ठीक है, वो किससे रिलेटेड था आपका, तो आप कहोगे कि वेरिएबल से रिलेटेड था। सी में आपके दो तरह के वेरिएबल होते हैं, ऑर्डिनरी वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, और सी प्लस प्लस में आपके तीन तरह के वेरिएबल होते हैं, ऑर्डिनरी वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल। अब हम अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं, और अगला डिफरेंस जो है सी और सी प्लस प्लस में, वो किसके रिगार्डिंग है, आपका कीवर्ड्स के रिगार्डिंग है। ऑब्वियसली सी प्लस प्लस आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को भी सपोर्ट करता है, तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड भी उसके पास होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता होती है कि कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। ऐसे वर्ड जिनका मतलब कंपाइलर पहले से जानता है, या मैं यूं कहूं कि उस वर्ड के लिखने से क्या काम करना है, ये बात आपका कंपाइलर पहले से जानता है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कीवर्ड बोलते हैं। और कीवर्ड को हम कभी भी एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर का मतलब किसी भी पहचान के शब्द के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कीवर्ड को हम कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते, एरे का नाम नहीं बना सकते, फंक्शन का नाम नहीं बना सकते, स्ट्रिंग का नाम आप नहीं बना सकते, किसी भी स्ट्रक्चर का नाम आप नहीं बना सकते। मतलब जहां पर भी आइडेंटिफायर की जरूरत होगी वहां पर आप कभी भी कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते। लिख लीजिए आप 2 लाइन कि कीवर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। कीवर्ड को आप क्या बोलते हो, रिजर्व वर्ड भी बोलते हो। एंड इनका जो मीनिंग होता है, मीनिंग इज ऑलरेडी नोन बाई कंपाइलर, ठीक है। अगर आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज है तो कंपाइलर हो जाएगा, और अगर कोई लैंग्वेज आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो उस केस में आपका जो इंटरप्रेटर होता है वो उसका मीनिंग पहले से जानता है। और कीवर्ड को आप कभी भी एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। आप इनको कभी भी आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। और जितने भी कीवर्ड होते हैं सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। इन सी प्लस प्लस कीवर्ड्स written in small letters,
जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपका सी होता है उसमें अप्रोक्सीमेट 32 कीवर्ड्स होते हैं, और जो आपका सी प्लस प्लस है उसमें अप्रोक्सीमेट आपके 48 कीवर्ड्स होते हैं। हालांकि कीवर्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी होती है, ठीक है। सी प्लस प्लस में तो 48 से भी ज्यादा नहीं, लगभग 70 होते हैं अगर लेटेस्ट वर्जन तक की बात की जाए, लेकिन 48 कीवर्ड्स तक ठीक रहता है, ठीक है। वहां तक का जो एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है कीवर्ड्स को लेकर अगर कभी पूछा गया तो वहां तक से हमारा काम हो जाता है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि जो आपके 32 कीवर्ड है वो तो एज इट इज जो सी में थे वो एज इट इज किस में आएंगे आपके पास, सी प्लस प्लस में आएंगे। कुछ नए कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो कहां पर मिले हैं आपको, सी प्लस प्लस में ही मिले हैं, ठीक है। तो उनकी लिस्टिंग में एक बार कर देता हूं, ठीक है, कुछ की, जिससे आपको कुछ चीजें ध्यान में रहे। तो यहां से सी प्लस प्लस कीवर्ड्स, और उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो कैटेगरी होगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगी। हम लिख लेते हैं रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और वहां आपको कौन कौन से कीवर्ड मिलेंगे। जैसे सबसे पहला जो कीवर्ड होगा वो आपका क्लास कीवर्ड होगा। क्लास के बाद में आपका इनलाइन कीवर्ड होता है। इनलाइन के बाद में आपका फ्रेंड कीवर्ड होता है। फ्रेंड के बाद में आपका वर्चुअल कीवर्ड होता है। वर्चुअल कीवर्ड के बाद में आपका ऑपरेटर कीवर्ड हो गया, आपका न्यू, न्यू के बाद में डिलीट, आपका ट्राई हो गया, कैच हो गया, थ्रो हो गया, टेम्पलेट कीवर्ड हो गया, टेम्पलेट के अलावा आपका दिस कीवर्ड हो गया। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो किससे रिलेटेड है, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्सेस स्पेसिफाइड भी मिलते हैं, तो आप उनकी भी लिस्ट देख लीजिए। रिलेटेड टू एक्सेस स्पेसिफाइड या एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में ये आपको 3 मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। कुछ अदर पर्पज के लिए भी है, ठीक है, जिनको आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यूज करते हैं अदर पर्पज के लिए। जैसे आपको पता होगा कि सी जैसी लैंग्वेज में जब हमने कीवर्ड्स पढ़े थे तो वहां पर अदर पर्पज में हमने 3 कीवर्ड को रखा था। एक था आपका साइज ऑफ, दूसरा था आपका कॉन्स्ट कीवर्ड, और एक था आपका वॉलेटाइल कीवर्ड। इसके अलावा अगर आप सी प्लस प्लस की बात करोगे तो कुछ और अदर पर्पज में हम रख सकते हैं। जैसे आपका यूजिंग कीवर्ड होता है, आपका यूजिंग कीवर्ड होता है। यूजिंग के अलावा आपका नेम स्पेस हो गया, जो आपका नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ बूल, उसकी 2 पॉसिबल वैल्यू, जैसे आपका ट्रू एंड फॉल्स। इसके अलावा आपका एएसएम कीवर्ड होता है, टाइप आईडी कीवर्ड होता है, एक्सप्लिसिट कीवर्ड होता है, ठीक है। ये कुछ और कीवर्ड्स हैं जिनको हम अदर पर्पज में रख सकते हैं। बाकी कीवर्ड वही एज इट इज है जो किसमें थे आपके पास, सी प्लस प्लस, सॉरी, सी लैंग्वेज में आपके पास थे, ठीक है। मैं उनकी भी लिस्टिंग कर देता हूं, ठीक है। जगह का अभाव है, मैं इधर लिख देता हूं। जैसे रिलेटेड टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं तो उनको याद करना आसान हो जाता है, या याद हो जाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम कि कौन सा कीवर्ड किस कैटेगरी के लिए है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमारे पास सी में स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट होता था, यूनियन के लिए यूनियन होता था, एनुमरेशन के लिए एनम होता था, और टाइप डेफिनेशन के लिए हमारे पास टाइप डेफ होता था। अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड की बात करें, रिलेटेड टू प्रिमिटिव डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप, तो उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स थे हमारे पास, जैसे कैर था, इंट, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड एंड आपका वर्ड। कुछ कीवर्ड्स ऐसे थे जो कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड थे, तो रिलेटेड टू कंट्रोल स्टेटमेंट, टू कंट्रोल स्टेटमेंट, और कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके दोनों आ जाते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट भी आ जाते हैं और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी आ जाते हैं।
और उस कैटेगरी में कुछ कीवर्ड्स थे हमारे पास, जैसे इफ था, इफ के बाद में आपका एल्स हो गया, स्विच, केस, डिफॉल्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न, रिटर्न के अलावा आपका फॉर, वाइल, एंड डू, ये कुछ कीवर्ड्स थे जो कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। इसके अलावा आपके पास जो कैटेगरी बचती है वो स्टोरेज क्लासेस से रिलेटेड भी कुछ कीवर्ड्स थे हमारे पास में, रिलेटेड टू स्टोरेज क्लासेस। और स्टोरेज क्लासेस से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 4 कीवर्ड होते हैं, क्योंकि 4 स्टोरेज क्लासेस हमारे पास होती है। ऑटोमेटिक के लिए ऑटो कीवर्ड होता है, रजिस्टर के लिए रजिस्टर कीवर्ड होता है, स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड होता है, और जो आपका एक्सटर्नल कीवर्ड स्टोरेज क्लास होता है उसके लिए आपका एक्सटर्नल कीवर्ड होता है। तो ये इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स है आपके पास, ठीक है, जो सी और सी प्लस प्लस दोनों में यूज होते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, एक्सेस स्पेसिफायर से रिलेटेड और अदर पर्पज में इन 3 को छोड़ के ये जो बाकी जितने भी कीवर्ड है, ठीक है, वो सारे के सारे कहां पर यूज होते हैं, सी प्लस प्लस में यूज होते हैं। बाकी इनको छोड़ के सी के कीवर्ड है, सी के कीवर्ड एज इट इज कहां पर मिलते हैं, आपको सी प्लस प्लस में मिलते हैं। तो ये कीवर्ड्स है, तो आपको एक बार आपने देख लिया तो आपको पता चल गया। अब जब आगे सी प्लस प्लस हम पढ़ेंगे तो सी वाले किसी भी कीवर्ड को हमें नहीं पढ़ना होता, क्योंकि वो सारा का सारा हम कहाँ पढ़ के आ चुके हैं, सी में पढ़ के आ चुके हैं। अब इन्हीं कीवर्ड के बारे में अपने को जानना होता है, ठीक है, और जैसे हम इन कीवर्ड को जान लेते हैं मोटा माटी हम सी प्लस प्लस को पढ़ लेंगे। अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो आपका न्यू और डिलीट जो होता है, न्यू और डिलीट किससे रिलेटेड है, तो आप कहोगे कि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड है। न्यू और डिलीट किससे रिलेटेड है, आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से। ट्राई, कैच और थ्रो जो है ये तीनों आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कीवर्ड है। किससे, एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड ये कीवर्ड है। जो आपका टेम्पलेट कीवर्ड होता है, ठीक है, वो टेम्पलेट कीवर्ड आपका जेनरिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है, या मैं यूं कहूं कि जब हम सी प्लस प्लस में जेनरिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, टेम्पलेट कीवर्ड्स की हेल्प से करते हैं। अगले डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस में किससे रिलेटेड है, आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। ध्यान रखना, जब हम सी के ओल्डर वर्जन की बात करते हैं या ट्रेडिशनल वर्जन की बात करते हैं, या मैं यूं कहूं कि सी के 99 वर्जन से पहले की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि सी का 1999 में ये जो वर्जन आया था इसमें बहुत मेजर आपके क्या हुए थे, चेंजेस हुए थे। उससे पहले जब भी आप सी लैंग्वेज में वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते थे तो वो हमेशा एक्शन स्टेटमेंट से पहले ही लिखा जाता था। एक्शन स्टेटमेंट के बाद में अगर आप सी में वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते थे तो वो आपके पास क्या होती थी, एरर होती थी। हालांकि सी 99 के बाद में और उससे, ठीक है, ये अलाउ है, आप सी में भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन ये डिफरेंस आपसे कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बिफोर C99 the variable declaration in C always done before any action statement, before any action statement, कि आपको किसी न किसी एक्शन स्टेटमेंट से पहले ही सी के अंदर सारे के सारे वेरिएबल का क्या करना होता था, आपको डिक्लेरेशन करना होता था। जबकि जो सी प्लस प्लस है, वाइल इन सी प्लस प्लस वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल एनीवेयर। सी प्लस प्लस में वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन हमारे पास नहीं होती है। आप इस बात को यूं समझिए कि सपोज करो ये आपका मेन फंक्शन है, मैं सी के लिए लिख रहा हूं ये कोड, और आपने लिखा है यहां पर इंट ए असाइन 25 printf hello and int b assign 50। तो अगर
ये C99 से पहले का है, ठीक है। तो इस कोड में आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि सी आपका स्ट्रिक्टली ये बोलता है कि जितने भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो आपका एक्शन स्टेटमेंट से पहले हो जाना चाहिए। यहाँ पर प्रिंटफ जो है वो आपका एक्शन स्टेटमेंट है, इसके चलने से कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है, आउटपुट जनरेट आपका हो रहा है। तो ये आपका एक्शन स्टेटमेंट है, और इस एक्शन स्टेटमेंट के बाद में आप इस वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन कर रहे हो वो अलाउ नहीं है, ऐसा अलाउ नहीं है। ये कब की बात है, C99 से पहले की बात है। उससे प्रीवियस वाले वर्जन में इसमें एरर आती थी। हाँ, अभी अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो आपको किसी भी तरह की एरर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर C++ की बात करोगे तो C++ में शुरू से ही, ठीक है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप कहीं पर भी कर सकते थे। जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि आपको लूप के अंदर ही कोई वेरिएबल चाहिए, तो आप लिख दो फॉर int I assign 1, let's say I less than 10 and I plus plus, ऐसा आपने कुछ लिखा। तो यहां पर आपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहां किया है, लूप के अंदर किया है, ठीक है। ये आपका सी में अलाउ नहीं है, लेकिन C++ में ये आपका अलाउ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेम स्पेसेस का कंसेप्ट, सी जैसी लैंग्वेज में नेम स्पेसेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं होता है, ठीक है, जबकि C++ में आपका नेम स्पेसेस का कंसेप्ट होता है। तो C++ सपोर्ट नेम स्पेसेस, वेयर सी डज नॉट, कि सी में आपके पास किसी भी तरह का नेम स्पेस का कंसेप्ट नहीं होता है। क्या होता है ये, तो ए नेम स्पेस इज ए नेम्ड कंटेनर दैट होल्ड वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस एटसेट्रा। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज कोड एंड प्रिवेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका काम क्या होता है, जो आपका नेम स्पेस होता है वो खुद एक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, और उसके अंदर आप बहुत सारे आइडेंटिफायर को कलेक्ट करके एक जगह रख सकते हो। इससे होगा क्या, आपका जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज होगा, और प्रॉपर तरीके से मैनेज होने के अलावा जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आता है, उस नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन से भी आप बच सकते हो। कैसे बच सकते हो, मान के चलो किसी प्रोजेक्ट पे दो सेपरेट प्रोग्रामर काम कर रहे हैं। अब किसी प्रोजेक्ट पे दो सेपरेट प्रोग्रामर काम कर रहे हैं और दोनों ने सेम नाम का फंक्शन बना दिया। कैसे बना दिया, लेट्स से void डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया, और यहां पर मैसेज लिखा cout हेलो, और दूसरे प्रोग्रामर ने सेम नाम से वापस से क्या कर दिया, आपका सेम फंक्शन बना दिया, और यहां पर आपका कोड लिखा हुआ लेट्स से वेलकम। अगर आप यहां से डिस्प्ले फंक्शन को करते हो कॉल, आपने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो जब आपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो बताओ कौन सा वाला डिस्प्ले चलेगा, ये वाला डिस्प्ले कि ये वाला डिस्प्ले। तो यहाँ पर कौन सा वाला इश्यू आ गया, आपका नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू आ गया। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कौन देता है, नेम स्पेस देता है, कि आप क्या करो, इनको अलग अलग नेम स्पेस के अंदर आप रख दीजिए। जैसे कैसे बनाओगे आप नेम स्पेस, तो नेम स्पेस क्रिएट करने का सिंपल सा सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है नेम स्पेस, ठीक है, और नेम स्पेस के बाद में आपको लिखना होता है नेम स्पेस का नेम, नेम स्पेस का नेम, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के सेट में आपको लिखने होते हैं डिक्लेरेशन। अब यहाँ आप डिक्लेरेशन वेरिएबल का भी कर सकते हो, यहाँ आप डिक्लेरेशन फंक्शन का भी कर सकते हो, यहाँ पर आपकी क्लासेस भी हो सकती है, कुछ भी आपका यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट वाला इश्यू है वो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिजोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर मान के चलो आपने डिस्प्ले बनाया, तो डिस्प्ले के लिए हो सकता है कि आपने यहाँ पर जो नेम स्पेस था उसका नाम लेट से आपने फर्स्ट रखा होगा, तो जब आप इस डिस्प्ले को चलाओगे तो फर्स्ट के कंटेक्स्ट में चला लोगे। ऐसे मान के चलो आपने एक और नेम स्पेस बना लिया सेकंड नाम से, और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले फंक्शन को आप लिख पा रहे हो। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो किससे मिल जाएगा, आपका नेम स्पेस से मिल जाएगा। क्या सी में ये कंसेप्ट होता था, नहीं, सी में इस वाले कंसेप्ट का हम यूज नहीं करते थे। एक एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो हमने एक नेम स्पेस बनाया, लेट्स से नेम स्पेस क्या है, कीवर्ड, और उसके बाद नेम स्पेस का नाम लेट्स से हमने रखा फर्स्ट, और फिर हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लेट्स से वैल्यू नाम से, और वैल्यू वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन करवाई है 33। एक और नेम स्पेस हमने बनाया, और इस बार उसका नाम हमने रखा है सेकंड, और यहां पर भी हमने एक वेरिएबल बनाया है वैल्यू नाम से, और उसमें वैल्यू असाइन करवाई है 33। तो दो सेम नाम के वेरिएबल हमने बनाए वैल्यू नाम से, ठीक है, लेकिन दोनों का जो स्कोप है, दोनों का जो दायरा है वो अलग अलग है। जो पहले वाला जो वैल्यू है वो कौन से वाले नेम स्पेस के अंदर है, फर्स्ट के अंदर, और दूसरा वाला जो वैल्यू नाम का वेरिएबल है वो किसके अंदर है, सेकंड के अंदर है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिया, और मेन फंक्शन के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट लेट्स से
वैल्यू को हमने प्रिंट करवाने की कोशिश की। तो क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और इस स्टेटमेंट से आपको क्या देखने को मिलेगी? यहाँ से एरर देखने को मिलेगी, वो पहचानेगा ही नहीं कि आप कौन से वाले वैल्यू की बात कर रहे हो। तो मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं, ऐसा लिखोगे तो एरर आ जाएगी आपके पास। अब मान के चलो आप ये चाहते हो कि मुझे इस वाली वैल्यू को एक्सेस करना, तो इस वाली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए किसके थ्रू जाना पड़ेगा? आपको फर्स्ट के थ्रू। और इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश कौन करेगा? आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर आप लिखोगे यहां से वैल्यू। और जैसे आप इसको प्रिंट करवाओगे तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा? जो फर्स्ट के वैल्यू की कंटेंट है, और फर्स्ट के वैल्यू का कंटेंट क्या है? 33। तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा? 33 प्रिंट हो जाएगा। मैं यहां से कंटेंट बदल देता हूं, सेम ही हो गया, लेट्स से 55 यहां से कर दिया। फिर स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट फर्स्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वैल्यू। तो यहां से किसके वैल्यू की बात कर रहे हैं हम? ओ सॉरी, सेकंड के। तो हमने लिखा सेकंड स्कोप रेजोल्यूशन एंड वैल्यू। तो किसके वैल्यू की बात की हमने? सेकंड। और सेकंड के वैल्यू में क्या रखा हुआ है? 55। तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा? आपका 55 प्रिंट हो जाएगा। तो यहां से क्या प्रिंट हुआ? आपका 55। और उसके बाद रिटर्न आप क्या करवा लीजिए? 0। तो इस तरीके से आपका नेम स्पेस का कंसेप्ट काम में आता है। अगला जो डिफरेंस है वो किससे रिलेटेड है? बूलियन डेटा टाइप से रिलेटेड है। सी जैसी लैंग्वेज में आपके पास किसी भी तरह का बूलियन डेटा टाइप नहीं होता था। मतलब अगर आपको कहीं पर भी ट्रू फॉल्स को अगर डील करना होता था, ठीक है, कहीं पर भी कंडीशन वाली सिचुएशन को आपको डील करना होता था, तो वहां पर आप आमतौर पे किसका यूज करते थे? इंटीजर वैल्यू का। किसका यूज करते थे आप? इंटीजर वैल्यू का यूज करते थे, जहां पर आप ऐसा मानते थे कि 0 का मतलब हम क्या मानेंगे? फॉल्स। 0 का मतलब हम फॉल्स मानेंगे, और 1 का मतलब हम आमतौर पे क्या मानते थे? वहां पर ट्रू मानते थे। जैसे मान के चलो कोई फ्लैग नाम का वेरिएबल आपको बनाना है, तो आपने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें क्या वैल्यू साइन करवा दी? आपने 0 साइन करवा दी। इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है? फॉल्स रखा हुआ है। ऐसे मान के चलो एक और वेरिएबल आपने बनाया इंट फ्लैग 2 नाम से, और उसमें आपने क्या असाइन करवा दिया? 1 असाइन करवा दिया। ऐसा जुगाड़ करके हम सी में यूज करते थे। लेकिन यहाँ सी प्लस प्लस में उसके लिए सेपरेट नया डेटा टाइप आपको मिल गया है, और वो नए डेटा टाइप का नाम क्या है? यहाँ पर बूल डेटा टाइप। और इस बूल डेटा टाइप की केवल 2 ही पॉसिबल वैल्यू होती है, या तो ट्रू या फिर आपकी फॉल्स। और जो आपका बूल है, आपका ट्रू है और आपका फॉल्स है, ये तीनों आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? कीवर्ड की फॉर्म में। तीनों किस फॉर्म में मिलते हैं आपको? एज ए कीवर्ड की फॉर्म में मिलते हैं, जहां पर बूल आपका डेटा टाइप है। बूल क्या है आपका? यहां से डेटा टाइप। तो बूल आपका डेटा टाइप है, जबकि ट्रू और फॉल्स ये क्या है? पॉसिबल वैल्यू फॉर बूल टाइप वेरिएबल। जो आपका बूल टाइप का वेरिएबल होगा, उस बूल टाइप के वेरिएबल की 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। कैसे लिखोगे? जैसे मान के चलो इसी काम को आपको सी प्लस प्लस में लिखना है, तो आप लिखोगे बूल, बूल के बाद में आपने लिखा फ्लैग, और ये जो फ्लैग है वो किस टाइप का वेरिएबल है? बूल टाइप का वेरिएबल। और बूल टाइप के वेरिएबल में क्या वैल्यू जा सकती है? वो पहले से तय, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए? ट्रू लिख दीजिए। ऐसे ही मान के चलो आपने एक और वेरिएबल बनाया, लेट्स से फ्लैग 2, और उसमें आपने डेटा क्या असाइन करवा दिया? फॉल्स आपने यहाँ पर असाइन करवा दिया। तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए सी प्लस प्लस में सेपरेट डेटा टाइप आपके पास होता है, बूल डेटा टाइप। बूल डेटा टाइप की 2 पॉसिबल वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, और ये तीनों हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? एज ए कीवर्ड की फॉर्म में मिलते हैं। अगला डिफरेंस है आपका कमेंट से रिलेटेड, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल सी था, जो आपका ट्रेडिशनल सी था, ट्रेडिशनल सी में आपके केवल और केवल मल्टी लाइन कमेंट ही सपोर्ट होते थे, सिंगल लाइन कमेंट सपोर्ट नहीं होते थे। जबकि सी प्लस प्लस जिस दिन से आया है, ठीक है, उस दिन से उसके अंदर क्या सपोर्ट होते हैं? मल्टी लाइन कमेंट सपोर्ट होते हैं। हालांकि सी में भी C99 के बाद में दोनों तरह के कमेंट्स वो सपोर्ट करता है, सिंगल लाइन कमेंट भी सपोर्ट करता है और मल्टी लाइन कमेंट्स भी सपोर्ट करता है। कमेंट्स क्या होते हैं ये बात हमें अच्छे से पता है, सी जैसी लैंग्वेज में हमने इनको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि ऐसी लाइन है जिन्हें आपका कंपाइलर कभी भी रीड नहीं करता है, जिनका काम होता है जो आपका प्रोग्राम है उसकी रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाने का काम किसका होता है? आपका कमेंट्स का होता है। तो सी के अंदर केवल मल्टी लाइन कमेंट सपोर्ट होते थे। इन ट्रेडिशनल सी, और ट्रेडिशनल सी में आप C89 और C90 को आप रख लीजिए।
only multi-line comments is supported, whereas in C++, both single line and multi-line comments are supported. C++ में आपके दोनों तरह के कमेंट सपोर्ट करता है, सिंगल लाइन भी और मल्टी लाइन भी। हमें पता है कि सिंगल लाइन कमेंट्स बनाने के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लेश का यूज करते हैं। तो अगर मैं सी की बात करूं तो सी में केवल क्या होता था, मल्टी लाइन कमेंट, और सी में मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हम डेलीमीटर का यूज करते थे। स्टार्टिंग डेलीमीटर होता था आपका फॉरवर्ड स्लेश एस्ट्रिक, इसके बीच में आपके कमेंट्स लिखे जाते थे, और एंडिंग डेलीमीटर होता था आपका एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लेश। अब इनके बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो चाहे एक लाइन में लिखा जाए चाहे वो 50 लाइन में लिखा जाए, वो क्या माना जाएगा, आपका मल्टी लाइन कमेंट्स माना जाएगा। और जो आपका ट्रेडिशनल सी था उसमें केवल और केवल मल्टी लाइन कमेंट्स ही सपोर्ट होते थे, जबकि C++ में डे 1 से दोनों तरह के कमेंट सपोर्ट होते हैं, आपके सिंगल लाइन भी और आपके मल्टी लाइन भी। सिंगल लाइन कमेंट्स को लिखने के लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लेश का यूज करते हैं, और उसके बाद आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर कमेंट्स लिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही लाइन में लिखा जाएगा। इस लाइन का जब तक एंड नहीं हो जाता वो आपका सिंगल लाइन कमेंट्स माना जाएगा, और इस लाइन के नीचे जो भी कंटेंट लिखा जाएगा उसको आप कमेंट्स नहीं मानोगे। और यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स भी आपके सपोर्टेबल है, और मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखने के लिए आप वही फॉरवर्ड स्लेश एस्ट्रिक डेलीमीटर का यूज करोगे, और एंड करने के लिए आप एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लेश का यूज करते हो, और इन बिटवीन जो कुछ भी लिखा जाएगा उसे हम मल्टी लाइन कमेंट्स बोलेंगे। अगला जो डिफरेंस है वो आपका सॉरी डबल टाइम कॉपी हो गया क्या, कमेंट्स, ओके डिस्कस कर लिया इसको, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है वो आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड है। हमें पता है कि सिक के प्रोग्राम के जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उनको दो तरीके से मेमोरी का एलोकेशन होता है। एक आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, दूसरा आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, स्टैक वाला एरिया, हिप वाला एरिया, ठीक है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने सी लैंग्वेज में पढ़ रखा है। वहां पर आपको सेपरेट एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 8 से 10 वीडियो रखे हुए हैं, केवल और केवल किस पे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वहां पर आप पढ़ लीजिए। तो जब आप सी के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हो तो सी के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको 4 फंक्शन मिलते हैं, ठीक है। या मैं यूं कहूं कि सी के अंदर इस काम को करने के लिए आपके पास 4 फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है आपका, मेलोक, कैलोक, रियलोक एंड फ्री। ये 4 फंक्शन आपको वहां पर मिलते हैं, जहां पर आपका मेलोक, कैलोक, रियलोक, इन तीनों का काम होता है मेमोरी एलोकेशन का। इसका काम होता है आपका मेमोरी एलोकेशन का, ठीक है। और जो आपका फ्री फंक्शन होता है इसका काम होता है मेमोरी डी एलोकेशन का, मेमोरी डी एलोकेशन का, या मेमोरी को फ्री करवाने का जो काम होता है, मेमोरी को रिलीज करवाने का जो काम होता है वो आपका किसका होता है, फ्री फंक्शन का होता है, ठीक है। मेलोक का फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरी एलोकेशन, कैलोक का होता है कंटीजियस एलोकेशन, रियलोक का फुल फॉर्म होता है री एलोकेशन, और उसके बाद है आपका फ्री फंक्शन। तीनों का काम मेमोरी एलोकेशन का, इसका काम मेमोरी डी एलोकेशन का। या मेलोक, कैलोक, रियलोक के थ्रू जो भी मेमोरी मिली है उसको रिलीज करवाने की ड्यूटी किसकी होती है, फ्री फंक्शन की होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएमए के थ्रू जब भी हम मेमोरी का एलोकेशन करवाते हैं तो उस मेमोरी का जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएमए के थ्रू जो भी मेमोरी ब्लॉक बनता है उसका कभी भी कोई नाम नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। उस एड्रेस को लेके हम उसको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन अगर इसी काम को आपको C++ में करना हो तो C++ में इसी काम को करने के लिए सिर्फ आपको 2 कीवर्ड मिलते हैं, ठीक है। पहला कीवर्ड मिलता है आपका न्यू, और दूसरा कीवर्ड मिलता है आपका डिलीट। यहां पर जो न्यू है वो मेलोक, कैलोक, रियलोक की तरह काम करेगा, और जो आपका डिलीट है वो यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, फ्री की तरह काम करेगा। तो न्यू का जो काम होता है वो आपका मेमोरी एलोकेशन का हो जाएगा, और जो आपका डिलीट है, डिलीट का काम हो जाएगा आपका मेमोरी डी एलोकेशन का।
और ये आपको यहाँ पर किस फॉर्म में मिलते हैं, तो आप कहोगे कि आपका न्यू और डिलीट दोनों क्या है, यहाँ पर कीवर्ड है, दोनों क्या आपके यहाँ पर कीवर्ड है। जबकि आपका मेलोक, कैलोक, रियलोक और फ्री ये क्या है आपके फंक्शंस, ये क्या आपके फंक्शन कौन से हेडर फाइल में बैठे हैं, तो आप कहोगे stdlib.h नाम के हेडर फाइल में ये बैठे होते हैं। क्या मेलोक, कैलोक, रियलोक और फ्री फंक्शन को आप C++ में यूज नहीं कर सकते? धूमधाम से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली कि C++ आपका C का सुपरसेट है, मतलब जो कार्यक्रम आप C में करते थे उस कार्यक्रम को आप हूबहू कहाँ कर सकते हो, C++ में कर सकते हो। लेकिन जब आपको बेटर फैसिलिटी मिल रही है, बेटर फंक्शनलिटी जब आपको मिल रही है, तो आप न्यू और डिलीट की तरफ जाओगे, ना कि आप मेलोक, कैलोक, रियलोक की तरफ जाओगे। हालांकि कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि ये सुटेबल हो, तो उस केस में हम इनको यूज कर लेंगे। अगला जो डिफरेंस है, ठीक है, वो फंक्शन प्रोटोटाइप से रिलेटेड है। लिखा है कि इन ट्रेडिशनल C89 और 90 फंक्शन प्रोटोटाइप वर रिकमेंडेड, ठीक है, बट नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड बिफोर ए फंक्शन कॉल। हाउएवर इन C++ एवरी फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड और प्रोटोटाइप बिफोर इट इज यूज्ड। जो आपका ट्रेडिशनल सी था या C99 से पहले, सी आपको ये बोलता था कि आप फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है, फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है, वो आप कीजिए, रिकमेंडेड था। लेकिन नहीं भी करोगे तो उस केस में कंपाइलर आपका ऑटोमेटिकली उस फंक्शन का क्या कर देता था, डिक्लेरेशन कर देता था, ठीक है। हालांकि उससे कुछ दिक्कतें आती थी, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर जब ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन करेगा तो वो तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट जो फंक्शनलिटी सेट है उसके अकॉर्डिंग ही तो सेट करेगा। अब यूजर ने पता नहीं आगे जाके फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया और किस तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन C++ में बोला कि एरर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वहां पर स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग होती है और स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग की वजह से वहां पर जो फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है या फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो उसको कॉल करने से पहले हो ही जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो C++ में आपको एरर देखने को मिलेगी। इस एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि मान के चलो ये C का एक कोड है, आपने लिखा एज इंक्लूड stdio .h, उसके बाद आपने लिखा void में, देन आपने लिखा है int a assign add 10 20 printf result %d \n एंड ए को आपने प्रिंट करवा दिया, एंड देन प्रोग्राम एंड। और उसके बाद आपने ऐड फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है और आपने लिखा इंट ऐड इंट p कॉमा इंट r, और देन आपने लिखा रिटर्न p प्लस q। ऐसा कोई स्टेटमेंट आपने लिखा है। हमें पता है कि जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन के मेन 3 एलिमेंट होते हैं, डिक्लेरेशन, कॉल एंड डेफिनेशन। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये फंक्शन का कॉल है। क्या कहीं पर भी हमने इस फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है, तो आप कहोगे कि नहीं, कहीं पर भी हमने इस फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं किया है। तो सी जैसी लैंग्वेज में जब आप किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं करते हो तो उस केस में आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस फंक्शन का डिक्लेरेशन करेगा, जिसको आप बोलोगे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। क्या बोलोगे आप उसको, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन बोलोगे। और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में हमेशा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिखा जाता है, इंट, उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और उसके बाद रखे जाते हैं एम्प्टी पैरेंथेसिस। क्या रखे जाते हैं, एम्प्टी पैरेंथेसिस। और सी जैसी लैंग्वेज में एम्प्टी पैरेंथेसिस का मतलब होता है नथिंग सेड अबाउट आर्ग्यूमेंट, कि हम आर्गुमेंट के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। लेगा कि नहीं लेगा, लेगा तो कितने लेगा, कितने लेगा तो किस टाइप के लेगा, ठीक है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ये स्टाइल किस में होता है, सी में होता है, एम्प्टी पैरेंथेसिस। अगर ये एम्प्टी पैरेंथेसिस आपका C++ में होगा तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि फंक्शन किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा होता है। अगर सी लैंग्वेज में आपको स्पेशली ये बताना हो कि फंक्शन आपका किसी भी तरह का आर्गुमेंट नहीं लेता है, तो उस केस में आपको यहाँ पैरेंथेसिस में क्या मेंशन करना होता था, वर्ड मेंशन करना होता था। ये कब की बातें हैं, C99 से पहले की बातें हैं। तो वहां पर आपको स्पेशली क्या मेंशन करना होता था, वर्ड। तब ये पता चलता था कि ये फंक्शन किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। अगर आपने एम्प्टी पैरेंथेसिस रखा है तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते उस फंक्शन के आर्गुमेंट के बारे में, उस फंक्शन के पैरामीटर के बारे में। तो जब आपने इस तरीके से कोड लिखा, क्या इसमें कोई एरर आएगी, नहीं, किसी भी तरह की एरर नहीं आएगी इसमें। ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन इस फंक्शन का डिक्लेरेशन आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से करके दे देता है। फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट रखेगा, फंक्शन का नाम जो आपने रखा है, और उसके बाद एम्प्टी पैरेंथेसिस। तो आपने यहां से इस फंक्शन को कॉल किया होगा, ऐड को 10 20 एज एन आर्गुमेंट पास किया, पी में 10 आ जाएगा,
और आर में आपका 20 आ जाएगा। पी प्लस आर, उसके बाद पी प्लस आर 10 प्लस 20 30, ठीक है। तो इसकी जगह रन टाइम पे 30 होगा। 30 लेके किसके पास आ जाएगा, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास। पूरा स्टेटमेंट किससे रिप्लेस हो जाता है, हमेशा रिटर्न वैल्यू से 30 किस में चला जाएगा, ए में, और यहाँ से फिर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सी में क्या किया जाता था, रिकमेंडेड किया जाता था कि फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है, फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली क्या कर देगा, उस फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देगा। लेकिन सी प्लस प्लस में अगर आप इस स्टाइल से इसको चलाना चाहोगे तो फिर एरर आ जाएगी। इसी स्टेटमेंट में एरर दे देगा कंपाइलर कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं ऐड क्या है, ठीक है। हाँ, नीचे आपने बताया कि ऐड क्या है, आपका फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जब मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो इस लाइन को चलाने के बाद जैसे वो इस लाइन को चलाने पे आएगा उसे क्या मिलेगा, ऐड, और कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि ऐड क्या है। इसीलिए आप आमतौर पे मेन फंक्शन से पहले फंक्शन का क्या करके आते हो, डिक्लेरेशन करके आते हो कि ऐड क्या है, एक फंक्शन है। अगला जो डिफरेंस है वो आपका स्ट्रक्चर हैंडलिंग से रिलेटेड है कि सी और सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यहाँ पर स्केलेटन की बात नहीं हो रही है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में मेजर आपके 3 जो होते हैं वो फर्क होते हैं। वो 3 फर्क कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है वो होता है यूज ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड व्हेन क्रिएटिंग वेरिएबल। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर फंक्शन। और जो तीसरा डिफरेंस आपका होता है वो होता है एक्सेस स्पेसिफायर को लेके, ठीक है। ये 3 मेजर डिफरेंस होते हैं आपके सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में। याद होगा आपको, जब आप स्ट्रक्चर बनाते थे तो सबसे पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे, जैसे आपने लिखा स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद नए डेटा टाइप का नाम, लेट से आपने लिखा डेमो, उसके बाद मेंबर वेरिएबल आप बनाते थे, लेट से ए एंड फ्लोट बी, 2 मेंबर वेरिएबल आपने बनाए। इतना किया, मतलब नया डेटा टाइप कैसा होगा ये आपने बताया। उसके बाद आप इस टाइप का वेरिएबल बनाते थे, और जब जब आप स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाते थे तब तब आपको सी में क्या लिखना होता था, सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता था, उसके बाद नए डेटा टाइप का नाम लिखना होता था, और उसके बाद आपको क्या लिखना होता था, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना होता था। लेकिन सी प्लस प्लस में स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना ऑप्शनल होता है, ठीक है। सी में ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा, सी में ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। और सी प्लस प्लस में राइटिंग स्ट्रक्ट इज ऑप्शनल, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। यहां पर कैसा होता है, ऑप्शनल होता है। बहुत इरिटेट करता है ये, ठीक है, कि जब जब आपको नया डेटा टाइप कहीं पर भी अगर आपको डेमो लिखना है तो डेमो से पहले हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। दूसरा जो होता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर फंक्शन। सी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर केवल मेंबर वेरिएबल हो सकते हैं, मेंबर फंक्शन नहीं बना सकते। जबकि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर आपको ये फैसिलिटी देता है कि ना केवल आप मेंबर वेरिएबल रखो बल्कि आप मेंबर फंक्शन भी उसके अंदर आप रख सकते हो। जैसा सी प्लस प्लस का क्लास बोलता है, क्लास के अंदर भी तो आपके मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन होते हैं। सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर भी आपको बोलता है कि हाँ, उसके अंदर मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन आपके दोनों हो सकते हैं। या मैं यूं कहूं कि इन मेंबर वेरिएबल के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो ऑपरेशन जो परफॉर्म होंगे वो क्यों ना हम इनके साथ में ही डिफाइन कर दिए जाए। और तीसरा होता है एक्सेस स्पेसिफायर। सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर होता है, सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में आप पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर का आप यूज कर सकते हो। मतलब डेटा हेडिंग का कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, कि कब आपको पब्लिक बनाना है, प्राइवेट बनाना है, प्रोटेक्टेड आप बनाना है। ध्यान रखना, सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर होता है, सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है आपका पब्लिक। क्या होता है आपका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होता है। जबकि सी प्लस प्लस की जो क्लास है
सी प्लस प्लस की क्लास का जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है आपका प्राइवेट। क्या होता है आपका प्राइवेट? ये डिफरेंस जरूर कई बार पूछा जाता है कि सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। और सी प्लस प्लस की क्लास के जो मेंबर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, तो वो कहोगे कि आप बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होते हैं। हालांकि जब हम सी प्लस प्लस के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है, उस टाइम पे हम इस स्ट्रक्चर को भी वहां पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन और एक्सेस स्पेसिफायर के कंसेप्ट का हम यूज कर सकते हैं। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।